गुड मॉर्निंग। श्री नंद विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का विषय विज्ञान अध्याय 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीव की मौलिक इकाइयाँ। तो अभी तक हम पढ़ चुके थे कि किसी भी स्लाइड को किस प्रकार बनाया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली क्या है, कोशिका झिल्ली क्या है। अब इसके बाद आ गया अपन कोशिका भित्ति पर। जिस प्रकार अपन लोगों ने एक प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाई थी, उसी स्लाइड को अपन दोबारा से बनाते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या घटनाएं घटती है। तो पहले कोशिका भित्ति होती क्या है, इसकी घटना किस प्रकार होती है, इस चीज़ की जानकारी अपन प्राप्त करते हैं। जो पादप कोशिका होती है वो प्लाज्मा झिल्ली की बनी होती है। जो पादप यानी कि पेड़ पौधों की जो झिल्लियाँ होती हैं वो प्लाज्मा झिल्ली की बनी होती हैं। इनके अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। इनमें क्या होती है, कोशिका भित्ति भी होती है। तो पादप कोशिका भित्ति जो मुख्यतः है वो सेलुलोज की बनी जाती है। किसकी बनी जाती है? सेलुलोज की। तो सेलुलोज एक बहुत ही जटिल पदार्थ है। यह पौधों को संरचनात्मकता तथा दृढ़ता प्रदान करता है। तो जब किसी पादप कोशिका में पराशण के द्वारा जो पानी है ना हानि हो जाए, यानी कि पराशण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधों की पत्तियों से पूरा पानी निकल जाए, तो उसकी कोशिका झिल्ली सब आंतरिक पदार्थ, जितने भी पेड़ पौधे के अंदर जितने भी पदार्थ हैं बाहर के अंदर के पेड़ मुरझा सा जाता है, क्योंकि उसके अंदर बाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा हो जाती, पराशण की क्रिया ज़्यादा हो गई। तो इस घटना को हम जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। मतलब जीव द्रव्य संकुचन क्या है? जब किसी पादप में यानी कि पेड़ पौधे में जब पराशण की क्रिया जब अधिक हो जाती है, तो कोशिका झिल्ली सहित जितने भी आंतरिक पदार्थ हैं उसके अंदर, वो आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, यानी कि इकट्ठा हो जाते हैं, कुंचन मतलब सुकर टाइप की जाती है। इस घटना को हम जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। अब जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं तो इस परिघटना को हम एक क्रियाकलाप के द्वारा देखते हैं। तो क्रियाकलाप के द्वारा हमने एक स्लाइड बनाई थी। उस स्लाइड में हमने प्याज की एक झिल्ली ली थी। इस प्याज की झिल्ली के लिए हमने देखा था कि इसकी जो कोशिकाएं थी वो मतलब जो झिल्ली थी वो फूल गई थी। अब इसी प्रकार हम इसी विलयन को हम स्लाइड को दोबारा से तैयार कर रहे हो, इसको हम फिर से देखते हैं कि स्लाइड पर रखी जो पतली पन्नी होती है, अगर इसमें शक्कर का या नमक का विलयन डाल दिया जाए तो देखेंगे कि एक मिनट प्रतीक्षा करने पर सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे कि जीव द्रव्य का कुंचन हुआ है कि नहीं। मतलब उसी स्लाइड को हम एक नमक के विलयन में डालते हैं बनी हुई एक पर, वो एक पे हम शक्कर का विलयन डालते हैं, तो नमक के विलयन से वो फूल जाएगी और शक्कर के विलयन में वो सुकड़ जाएगी हो सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि पराशण की क्रिया कैसी होती है, कम सांद्रता से सभी चीज़ें अधिक सांद्रता की ओर जाती हैं, तो कहीं ना कहीं तो होगी। तो इस संकुचन की क्रिया हो जाता है। तो इस क्रियाकलाप जो अपन ने करके देखा था, इस क्रियाकलाप से हमें ये मालूम चलता है कि केवल जीवित कोशिका ही पराशण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता रखती है। मतलब केवल हम ये बोल सकते हैं कि जिनमें जीवित कोशिका होती हैं पराशण की क्रिया केवल उन्हीं में संपन्न हो सकती है, मृत कोशिकाओं में कभी भी नहीं। तो इसके बाद हम कोशिका भित्ति के बारे में सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि कोशिका भित्ति क्या होती है। मतलब जब एक ऐसी भित्ति जो काय की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ऐसी झिल्ली को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब आगे आ जाते हैं अपन केंद्रक पे कि केंद्रक क्या है। तो केंद्रक में अपन फिर से यही बात करते हैं कि अब कोशिका के मध्य में वही स्लाइड पर हम अगर चम्मच की सहायता से उस पर अगर मेथिलीन ब्लू की थोड़ी सी बूंद डाल दें, तो हम देखेंगे कि उस झिल्ली के अंदर जो स्लाइड है उस स्लाइड के ऊपर सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखेंगे तो उस पर एक गहरे रंग का डॉट टाइप का एक बिंदी यानी कि धब्बा सा बन जाता है। इस संरचना को ही हम केंद्रक कहते हैं। जो संरचना प्राप्त होगी इस संरचना को हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। तो इस प्रकार जो संरचना जो प्याज की संरचना होती उसमें झिल्ली में भी ऐसी घटना होती। तो जितनी भी जो झिल्ली प्याज की किसी की भी झिल्ली हो और उस पर मेथिलीन ब्लू की एक बूंद डाल दें तो एक डॉट टाइप की, फिर सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखें तो डॉट टाइप की बिंदी रखी होती है। इनको ही हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है। केंद्रक के चारों ओर भी दो परतें टाइप की दोहरे परत का एक स्तर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसको ही हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे तो छिद्र होते हैं,
इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का जो कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर आ जा सकता है। और इस विषय के अपन देखेंगे कि केंद्रक में एक जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक में क्रोमोसोम भी पाया जाता है जो कोश का विभाजन के समय छड़ाकर दिखाई पड़ते हैं। मतलब क्रोमोसोम में आनुवांशिकी गुण भी पाए जाते हैं। जो क्रोमोसोम होता है ना, किस में पाया जाता है? केंद्रक में। इस केंद्रक में क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम में आनुवांशिकी गुणों की सूचना होती है जो माता पिता में डीएनए के साथ अणु के रूप में अगली संतति में ये गुण चले जाते हैं। डीएनए होती है जो बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस अम्ल, मतलब डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है जिसको अपन डीएनए बोलते हैं। एक होता है आरएनए जिसको बोलते हैं राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। तो जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम आनुवांशिकी गुण को संतति प्रदान करता है। तो इसमें क्रोमोसोम में डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। जितने भी जो क्रोमोसोम होते हैं ये डीएनए तथा प्रोटीन दोनों के ही मिलकर बने होते हैं। तो डीएनए में अणु कोशिका के निर्माण के समय संगठन की सभी आवश्यक सूचना होती है। मतलब सभी प्रकार का संगठन डीएनए में होता है। जो लक्षण माता पिता में है वो लक्षण उस बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ हद तक मतलब जरूर आएंगे। ये डीएनए की पहचान है कि हो ना हो, कुछ ना कुछ सारे गुण ना मिले तो कुछ गुण तो उनके जरूर मिलते हैं। डीएनए की क्रियात्मक खंड को ही हम जीन कहते हैं। इनकी क्रियात्मक खंड जो होते हैं छोटी, उनके इनको हम जीन कहते हैं। वैसे जीन जो होती है, जीन वो व्यक्ति जीवद्रव्य इकाइयाँ होती हैं जो मनुष्य की कार्य की और आकार की और उनकी संरचना को बनाए रखते हैं। वैसे वही जीन है। जीन के द्वारा ही कलर, आकार और कार्य करने की क्षमता, ये सभी चीज़ें जीन के कारण आती हैं। तो जो कोश का विभाजित नहीं हो रही होती है उसे यह डीएनए क्रोमैटिनिक पदार्थ के कारण इनमें पदार्थ होता है, मतलब क्रोमैटिन पदार्थ होता है, ये इसमें विद्यमान होता है। तो क्रोमैटिन पदार्थ जो धागों की तरह संरचनाओं का एक छोटा छोटा पतला पतला एक जाल टाइप का बना लेता है। जब कभी भी कोश का विभाजन होने वाली होती है तभी क्रोमोसोम संगठित हो जाता है। तो इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक क्या काम करता है? तो केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत की झिल्लियाँ पाई जाती हैं। ये झिल्लियाँ को ही हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से कोश का द्रव्य जो है ना केंद्रक से बाहर आ जा सकता है। इनमें केंद्रक में ही क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए तथा आरएनए जैसे गुण पाए जाते हैं जो संतति दर संतति माता पिताओं के द्वारा इनके लक्षण बराबर चलते रहते हैं। अब इसके बाद आ गए अपन कोश का द्रव्य पे कि कोश का द्रव्य है क्या। तो कोश का द्रव्य के लिए जब हमने प्याज की जो झिल्ली थी, मैंने उसकी गाल की कोशिका की स्लाइड को देखा था, हमने प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा छिद्र दिखा था जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत सा हल्का धब्बा जो था इसे ही हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। जो हल्का सफेद धब्बा था वही कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य के बाद अपन आ गए हैं कोशिका अंगक पर। कोशिका अंगक क्या है कि तो प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्लियाँ होती हैं। जितनी भी कोशिका होती हैं उनके बाहर चारों ओर छोटी छोटी झिल्लियाँ होती हैं। इन झिल्लियों में कुछ पदार्थ बाह्य वातावरण से अलग रहते हैं और कुछ मतलब जटिल कोशिकाओं में, बहुकोशिकीय जीवों में ये शामिल होते हैं। तो ये भी बहुत सी उपापचयी क्रियाओं में बहुत आवश्यक होते हैं जिससे भी जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सकें। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाएं यानी कि अंगक का उपयोग करती है। यही यूकेरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। इनमें कुछ अंगक यानी कि केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं, इसके अलावा दिखाई नहीं देते। तो ये कोशिका अंगक कहलाते हैं। मतलब ये कोशिका जो पतली पतली झिल्लियाँ होती हैं, इन छोटी छोटी संरचना होती हैं, इनको ही हम कोशिका अंगक कहते हैं। अब कोशिका अंगक के बाद अपन आ रहे हैं अंतःद्रव्यी जालिका पे कि अंतःद्रव्यी जालिका क्या होती है। तो अंतःद्रव्यी जालिका एक झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा जितनी भी झिल्ली युक्त नलिकाएं होती है तथा सीट का एक बहुत छोटा सा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैली जैसी यानी कि पुटकाओं की तरह दिखाई देती है। तो अंतःद्रव्यी जालिका की संरचना भी प्लाज्मा झिल्ली के ही समान है और उसकी समरूप होती है।
अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, एक तो खुरदरी टाइप की होती है और एक चिकनी होती है। जो खुरदरी होती है उसको RER बोलते हैं और जो चिकनी होती है उसको SER बोलते हैं, क्योंकि इन पर ही राइबोसोम लगे रहते हैं। जो राइबोसोम होते हैं ना वो इसी में लगे रहते हैं, राइबोसोम। अब राइबोसोम पर प्रोटीन हमेशा संश्लेषित होते हैं, जितने भी प्रोटीन होते हैं वो यहीं पर संश्लेषित होते हैं। तो RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER यानी कि अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेजता है। यानी कि वसा जितनी भी होती है और लिपिड जो अम्ल बनते हैं ये भी हमारे शरीर को इधर से इधर मतलब सभी जगह वितरित करते रहते हैं। ये अंतर्द्रव्य जालिका है। फिर इसके बाद अपन आ गए कि गोल्जी उपकरण क्या है। तो कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त एक चपटी पुटकाओं का एक तंत्र होता है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है। ये एक कुंडका टाइप की होती है जिसमें जो संपर्क ER जो अपन पढ़ चुके हैं अंतर्द्रव्य जालिका इसकी झिल्लियों से बना होता है, इसलिए जटिल कोशिकाओं झिल्ली तंत्र के एक दूसरे भाग को बनाती है। तो ER में संश्लेषित पदार्थ जो गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता है, इस कार्य में शामिल होता है। तो पुटिका में पदार्थ का जो संचयन होता है यानी कि रूपांतरण होता है, बंद करना, सभी परिस्थितियां गोल्जी का उपकरण के सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइबोसोम को भी बनाया जाता है। मतलब गोल्जी उपकरण क्या करता है, हर एक छोटी सामान्य चीज को एक जटिल चीज में बनाने का कार्य करता है। ये इसमें लाइबोसोम पाया जाता है। तो लाइसोसोम क्या है, इसके लिए थोड़ा सी अपन शॉर्ट में डेफिनेशन दे रहे हैं कि लाइसोसोम जो अपने आप अपन बोल रहे हैं ना, इसके लिए अपन आत्मघाती थैली कहते हैं। क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। कि मतलब लाइसोसोम कोशिका को जो अपशिष्ट पदार्थों को निपटाने वाला तंत्र है। जो लाइसोसोम है जो कोशिकाओं का जो अपशिष्ट पदार्थ जो होता है इकट्ठा होता है उनको बाहर निकालने का काम करता है। ये बाहरी परत पदार्थ एवं कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं और कोशिकाओं के अंदर आने वाली और बाहर पदार्थ जैसे बैक्टीरिया तथा भोजन तथा पुराने जो अंग का लाइसोसोम है वो चले जाते हैं, तो उन्हें भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तो लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचन क्रियाएं यानी कि एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को हमेशा सरल पदार्थों में तोड़ने का कार्य करते हैं। कोशिकाएं अपापचय यानी कि जिनको बोलते हैं चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका को क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती हैं तो लाइसोसोम फट जाते हैं, और लाइसोसोम फट जाते हैं तो कोशिका द्रव्य जो लाइसोसोम की जो कोशिका है इस कोशिका भी फट जाती है, तो इसको हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो आज के लिए अपना लाइसोसोम खत्म हुआ। अब आप अपनी जो फियर वर्क है वो कंप्लीट करते जाएं। जो समझ में ना आए, जिनकी में डाउट हो, वो अपने विद्यालय में आकर के टीचरों से संपर्क करें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अपन नेक्स्ट पॉइंट बिंदुओं में इनके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में पढ़ करके ये अपना अध्याय खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप अपने विद्यालय में आकर के संपर्क करें।